Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो देखो इस चैप्टर का जो नाम है ये अब चेंज हो गया है। इस चैप्टर का नाम हो गया है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसमें फ्रंट पेज में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बैलों का जो चिन्ह है वो बना हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो बैलों का ये जो दो चिन्ह है इसमें क्या बताया गया है कि ये पहले कांग्रेस का साइन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे जो कांग्रेस का साइन है वो क्या हो गया है, आज के टाइम पे कांग्रेस का साइन हाथ वाला हो गया है। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं, ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें भी बताया गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पैरा से। तो अब हम रीड करेंगे अपना फर्स्ट पैरा कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 1964 के टाइम पे क्या होता है, जो नेहरू जी होते हैं उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो देखो जब नेहरू जी मर जाते हैं तो लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि अब हम अगला प्रधानमंत्री किसको बनाएं। अब लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा था नेहरू जी के ऊपर, क्योंकि देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी का बहुत ही बड़ा योगदान था हमारे देश को आज़ाद कराने में। और ऐसे में अब लोगों को लग रहा था कि क्या आगे हम लोग लोकतंत्र रह पाएंगे, मतलब अब हमारी मनमानी चल पाएगी क्या, यहाँ पर फिर से देश कहीं गुलाम ना बन जाए। लोगों के सामने अलग अलग तरीके की जो टेंशन थी वो आती जा रही थी। और देखो उस समय की जो समस्या थी ना वो भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। पहली समस्या तो देखो एक तो ये अलग बात है कि हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया था, ये तो चलो एक अलग से समस्या थी। इसके अलावा जो भारत के अंदर जो समस्या थी वो भी थी यहाँ पर। जैसे कि देखो 1960 के टाइम में क्या हुआ, 1960 का जो पूरा साल था इसमें क्या हुआ, इसमें जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे हमारे यहाँ गरीबी थी। और उस टाइम में लोगों के पास काम नहीं था, हमारा देश का बंटवारा हो गया था, उस टाइम पे खेती अच्छी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर एक अच्छा नेता नहीं आता तो उनकी जो समस्याएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। लेकिन हुआ क्या बाद में, ये जो समस्या थी इसका बहुत ही ज़्यादा आसानी से छुटकारा पा लिया गया। वो हम अगले उसमें पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे आप टॉपिक देखते हैं यहाँ पे आप समझ जाओगे कि नेहरू के बाद गांधी जी। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे, शास्त्री जी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु होती है वैसे ही प्रधानमंत्री के लिए ना दो लोग खड़े होते हैं। क्योंकि देखो हमेशा से दो लोग खड़े होते हैं। एक तरफ कौन था, एक तरफ थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरी तरफ थे मोरारजी देसाई। तो देखो कांग्रेस के जो नेता होते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता होते हैं के कामराज, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री है वो नेता बने। अब तो बाद में क्या होता है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं ये नेता बन जाते हैं। अब ऐसे ही लाल बहादुर जी को नेता नहीं बना दिया जाता। जो लाल बहादुर शास्त्री होते हैं ये अपने टाइम पे काफ़ी प्रसिद्ध जाने माने नेता थे। और जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने वाली थी तभी भी ये इनके साथ ही रहे थे। और ये एक ऐसे नेता थे जो कभी भी विवाद के उसमें नहीं आए थे। मतलब इनका जो जीवन था ना वो बहुत ही ज़्यादा सादगी भरा था, मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ ये पसंद करते थे। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का पद संभाल चुके हैं और ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं। एक बार क्या हुआ, जब ये मंत्रिमंडल में थे तो क्या हुआ, इनके समय पे एक रेल दुर्घटना हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ से जो नौकरी थी वो छोड़ दी, वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। देखो आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं करता कि अगर रेल दुर्घटना हो गई तो त्याग पत्र ही दे दे, लेकिन उस टाइम के जो नेता थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो भी उनमें से एक थे। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कम समय तक ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने।
1964 से 1966 तक ही ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतने टाइम में भी इनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई जिसका इन्होंने सामना करा। जैसे देखो, पहली समस्या क्या आई, हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया। अब देखो, चीन के साथ युद्ध हो गया, उसके बाद दूसरी समस्या क्या आई, हमारे यहाँ पे जितनी भी जो मानसून था वो असफल हो गया, सारी जगह सूखा पड़ने लग गया, अब खाने को कुछ भी नहीं था हमारे पास। उसके बाद क्या होता है, ये दो समस्या रहती है, उसके बाद तीसरी समस्या क्या आ जाती है, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाता है। अब जब पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो शास्त्री जी है वो नारा देते हैं एक, जय जवान जय किसान। जय जवान वो किन लोगों के लिए कहते हैं, जो पाकिस्तान और चीन के लोगों से लड़ रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके लिए वो कहते हैं जय जवान। और जय किसान उन लोगों को कहते हैं जो कि ये खाद्य जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है उनसे लड़ने के लिए उनको कहते हैं जय किसान। ठीक है, तो क्या होता है, जो पाकिस्तान की जो हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ, उससे समझौता कराने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते में जा रहे होते हैं। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे सोवियत संघ के पास है। उस टाइम पे सोवियत संघ था, आज के समय पे उज्बेकिस्तान है वो जगह। तो अयूब खान के पास जा रहे होते कि भाई चलो इस मैटर को हम सॉल्व कर देते हैं और बातचीत आगे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की किसी तरह मृत्यु हो जाती है। अब जब देखो, हमने पढ़ लिया कि दूसरे नेता आए, वो भी चले गए। अब लोगों के सामने तीसरी चुनौती क्या आ गई थी कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो देखो, अगला प्रधानमंत्री जो थे हमारे, वो कौन बने, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी कैसे बनी, इसके पीछे भी पूरी स्टोरी है हमारी। तो देखो क्या होता है, जैसे ही शास्त्री जी की मृत्यु होती है, फिर दो नेता आते हैं। दो नेता कौन कौन से होते हैं, एक तरफ होती है इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ होते हैं मोरारजी देसाई। तो क्या होता है, फिर से जो के कामराज होते हैं वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अब भाई मोरारजी देसाई बोलेंगे मुझे क्यों नहीं बनाना, इंदिरा गांधी को ही क्यों। देखो, तो फिर ना एक छोटा सा इलेक्शन करते हैं वो लोग आपस में ही। ठीक है, आपस में एक दूसरे को, आपस में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में क्या होता है, वोट होता है। तो क्या होता है, जो 2/3 जो हिस्सा का जो वोट होता है वो किसको मिलता है, इंदिरा गांधी को मिल जाता है, और जो अगली नेता होती है वो इंदिरा गांधी बन जाती है। और इसे भारत लोकतंत्र की परिपक्वता, मतलब कि बहुत आसानी से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन फिर भी दिमाग में एक सवाल तो था ही कि दोनों बार मोरारजी देसाई बनने के लिए आए, लेकिन मोरारजी देसाई को एक भी बार नहीं बनाया। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दिया, दूसरी बार इंदिरा गांधी को बना दिया। तो ऐसा क्या रीज़न था जो कि मोरारजी देसाई नहीं बल्कि ये दो नेता बने। तो पहले में तो हमने जान लिया कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो काफ़ी जाने माने नेता थे, लेकिन इंदिरा गांधी क्यों। तो देखो, ये जो नेता थे कांग्रेस के, ये क्या चाहते थे, इन लोगों को, ये लोग चाहते थे कि देखो जो इंदिरा गांधी है उसे अभी इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे सत्ता चलानी है, कैसे क्या करना है, तो कुछ भी काम होगा तो हमारे पास आएगी पूछने के लिए। लेकिन अगर हम वहीं पे मोरारजी देसाई को बनाते हैं तो वो कुछ भी काम करेगा तो हमसे नहीं पूछेगा, सारे काम अपनी मनमर्जी से करेगा। इसीलिए क्या हुआ, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया और मोरारजी देसाई को मना कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो, अभी भी हमारी जो समस्या थी वो सुलझी नहीं हुई थी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी थी जो कि ठीक करनी थी। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे हो जाते हैं 4th इलेक्शन। ठीक है, अब जब हमारे देखो 4th इलेक्शन कब होते हैं, 4th इलेक्शन हमारे होते हैं 1967 में। तो अब हम 4th इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अभी तक हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ गई थी। दो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मर चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो प्रधानमंत्री मर गए थे हमारे, और ऊपर से इस समय में हमने 2 युद्ध झेल लिए थे। कौन कौन सा, भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चीन का युद्ध।
उसके बाद देखो मॉनसून, खाने को हमें कुछ नहीं मिल रहा था, सारी तरफ जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी एक तरह से मतलब दरारें पड़ गई थी, सूखा पड़ गया था बहुत ही ज़्यादा। और इस टाइम पे क्या हुआ, पहले तो गरीब थे ही, मतलब पहले तो हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन अब और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके क्या होने लगा, जो पैसा था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी कैसे इस काम से सुलझती है। ठीक है, तो ये पूरा पैरा हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखो इंदिरा गांधी क्या करती है, जो यूएसए होता है, जो अमेरिका होता है, वो इंदिरा गांधी पर दबाव डालता है। क्या दबाव डालता है, वो इंदिरा गांधी को कहता है कि जो डॉलर की जो कीमत है, पहले वो क्या थी, 5 रुपये थी। $1 की कीमत कितनी थी, 5 रुपये थी। अब उसे बढ़ाकर तुम 7 रुपये कर दो। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, उनके दबाव में आकर जो $1 की कीमत 5 रुपये थी उसे 7 रुपये कर देती है। तो भाई वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि एक तो हमको यहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा, हमारी इतनी बुरी हालत हो रखी है, ऊपर से जो इंदिरा गांधी है वो और महंगाई करी जा रही है, और महंगाई करी जा रही है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बंद, हड़ताल, इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। और इंदिरा गांधी को समझ नहीं आता है। इंदिरा गांधी क्या कहती है, इंदिरा गांधी कहती है कि भाई ये कानून और व्यवस्था की समस्या है। वो ये नहीं समझती कि लोग उससे नाराज़ है या उसका विरोध कर रहे हैं, वो भाई ये बोल देते कि ये कानून और व्यवस्था की समस्या है। अब देखो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाती है वो कौन होती है, विपक्षी पार्टी। देखो उन्हें मौका चाहिए होता है कि अगर ये पार्टी के विरुद्ध कोई लोग आए और हम लोग क्या करें, हम लोग इनका विरोध करने लग जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, जो साम्यवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, ये सारे क्या हुआ, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, नक्सलवादी, जितनी भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, सारे आ गए इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब वो लोग कहने लग गए कि भाई इंदिरा गांधी को हटाओ, इंदिरा गांधी यहाँ पर जो है अच्छे से काम नहीं कर रही, अच्छे से संभाल नहीं पा रही। क्योंकि इन लोगों को पता था पहले से कि जो इंदिरा गांधी है उसे अभी इतना अनुभव नहीं है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी सही से काम नहीं कर रही, इंदिरा गांधी को हटाओ। तो उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इन लोगों ने और क्या क्या बातें कही और कहाँ से ये जो गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है ये कहाँ से आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि इन लोगों ने क्या महसूस किया, इन लोगों ने ये सोचा कि देखो हम लोग ना इसीलिए नहीं जीत पाते क्योंकि हम लोगों के जो वोट हैं वो बट जाते हैं अलग अलग जगह, लेकिन कांग्रेस इसीलिए जीत जाती है क्योंकि बड़ी पार्टी है और आपस में एक साथ रहती है। तो इनके जो वोट होते हैं, अगर ये कम भी इन्हें वोट मिले हैं तो भी ये जीत जाती है। तो इन लोगों ने क्या प्लानिंग करी, इन लोगों ने सोचा कि अब जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, समझ लो एक आदमी है जो मानता है कि हमारा देश लोकतंत्र होना चाहिए और दूसरा आदमी मानता है कि नहीं होना चाहिए। तो दोनों की जो सोच है वो एकदम अलग अलग है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों जो अलग अलग सोच वाले लोग थे वो भी आपस में आकर मिल गए। उन्होंने कहा कि भाई अब बस हमारा मेन मकसद है कि इंदिरा गांधी को यहाँ से हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो राम मनोहर लोहिया होते हैं वो इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम देते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे लोग होते हैं जो कि कांग्रेस के विरोध में होते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया जाता है, गैर कांग्रेसवाद। उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या होने थे, अब यहाँ पर होने थे इलेक्शन। अब देखते हैं कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं 1967 में, फरवरी के महीने में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको ये लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये राजनीतिक भूकंप था। अब ये लोग ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस होती है ना वो बहुत ही सारी जगह से हार जाती है और ऐसा पहली बार होता है जब कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारती है। क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन, फोर्थ इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन हुए थे थर्ड इलेक्शन तक, उसमें जो कांग्रेस था बस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस ही जीतती आ रही थी।
लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद क्या हुआ, इनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने केंद्र में तो अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो आती है राज्यों में तो बहुत सारी जगहों से वो हार जाती है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी जगहों से इंदिरा गांधी जो है वो हार जाती है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो इंदिरा गांधी के जो पार्टी में जो लोग थे वो कौन कौन सी जगह से हारे थे। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था ना कि जो के कामराज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी और जो लाल बहादुर शास्त्री इनको नेता बनाया था। तो ये महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु के नेता थे और ये तमिलनाडु से हार गए थे। और महाराष्ट्र से कौन हार गया था, एस.के. पाटिल हार गए थे। और पश्चिम बंगाल से अतुल घोष हार गए थे। बिहार से के.बी. साय हार गए थे। अब देखो, ये ऐसे वैसे नेता नहीं थे जो कि आसानी से हार जाते थे। ये वो नेता थे जिनका बहुत नाम होता था। जैसे हमारे यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वैसे ही जो तमिलनाडु है वहाँ के कामराज नेहरू जी के बराबर थे। तो देखो, इतने अच्छे अच्छे नेता जब हार गए तो तभी इसको क्या कहा गया कि यहाँ पर एक राजनीति में एक भूकंप सा आ गया जिसने सबको हिला के रख दिया। तो देखो, कांग्रेस के साथ क्या होता है, 7 ऐसे राज्य होते हैं जहाँ से कांग्रेस हार जाती है और 2 ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर दल बदल के कारण हो जाता है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये लोग अपनी सरकार नहीं बना पाते। अब बात ये आती है कि जब कांग्रेस नहीं बना पाती तो फिर वहाँ पर कौन आता है। तो देखो, जो तमिलनाडु होता है ना, वहाँ पर आती है कौन सी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, DMK। ठीक है, ये पार्टी क्या कहती है, ये लोग कहते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो हम पर थोपी जा रही है और वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। ठीक है, तो जब विरोध करते हैं तो वहाँ के लोग तो भाई उनका साथ देंगे ही, क्योंकि वो भी हिंदी भाषा के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि वहाँ पे तमिल भाषा बोली जाए। तो क्या हुआ, जो अगले जो नेता थे वो कौन बने, द्रविड़ मुनेत्र कझगम। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे जो राज्य है वहाँ से कांग्रेस हार जाती है। अब हमें ये देखना है कि जो नई पार्टी आती है वो कौन कौन सी अपनी जो पार्टी होती है वो बनाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक अपनी नई पार्टी का नाम बनाते हैं और ये जो पार्टी होती है इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है संयुक्त विधायक दल। देखो, पहली बार ऐसा हो रहा होता है भारत में जो कि गठबंधन की सरकार आती है। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पार्टियां मिलकर अपनी एक पार्टी बनाती है, तो वो क्या बन जाती है, गठबंधन की सरकार। तो इन्होंने अपनी पार्टी का क्या नाम बनाया, संयुक्त विधायक दल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बिहार का इलाका होता है वहाँ पर 2 समाजवादी पार्टी आती है। कौन कौन सी, SSP और PSP। SSP और PSP आती है, वो आपस में मिल जाती है। वामपंथी से कौन आता है, CPI आती है और दक्षिणपंथी से जनसंघ आता है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। हालांकि इन दोनों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन क्या, जब ये लोग आपस में मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है इंदिरा गांधी को हटाना है, हमें कांग्रेस को हटाना है हमें। उसके बाद पंजाब में क्या होता है, पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की एक पार्टी आती है। और उसके बाद जो अकाली दल होता है, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप। ये दोनों आकर मिल जाते हैं आपस में। ऐसे ही देखो, बहुत सारी जो पार्टी होती है वो आपस में आकर मिल जाती है। CPI, CPIM, SSP, PSP, रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ, ये सारे मिलकर एक अपनी पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि दल बदल वाला सिस्टम। हमने पढ़ा था कि भाई कौन कौन से नेता हैं जो दल बदल के चक्कर में पकड़े गए। हमने देखा था ना कि 2 ऐसे राज्य थे जहाँ पर दल बदल के कारण वो लोग पकड़े गए थे और वो हार गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई दल बदल जो होता है वो क्या होता है। देखो, उसमें क्या होता है, एक नेता होता है जो कि अपनी जो पार्टी होती है उस पार्टी से खेल रहा होता है एक विशेष चिन्ह के लिए। जैसे अगर वो कांग्रेस पार्टी का नेता है तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसका चुनाव चिन्ह है उस हाथ। ठीक है,
तो वो उस पार्टी के लिए खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जीत जाता है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दल बदल। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक हरियाणा का आदमी था, उसने क्या किया, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मतलब एक ही टाइम पे इतनी सारी जो पार्टी थी वो उसने बदल ली थी, और इसे आयाराम गयाराम के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे जो कांग्रेस है वो भी अब देखो धीरे धीरे क्या होती है, बंटने लग जाती है। अब हम देखेंगे जो कांग्रेस है वो कैसे आपस में डिवाइड हो जाती है। अभी हुई नहीं है, लेकिन इसकी बात चल रही होती है। तो क्या बताएं, यहाँ पे हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस है उसकी सत्ता कायम रही। लेकिन पहले देखो, कांग्रेस अभी भी ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कांग्रेस थी, केंद्र पर क्या कांग्रेस थी, लेकिन क्या हुआ, जो राज्य थी वहां से कांग्रेस अब धीरे धीरे उसकी जो पावर थी वो खत्म होती जा रही थी। फिर भी लेकिन अभी भी कांग्रेस कुछ ना कुछ कर सकती थी। ठीक है, तो देखो अब जो इंदिरा गांधी थी उसके दुश्मन कौन थे, उसके दो दुश्मन थे। पहला जो था वो था सिंडिकेट। सिंडिकेट कौन से लोग थे, सिंडिकेट वो लोग थे जो कांग्रेस के पुराने नेता थे। ठीक है, वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि भाई जो इंदिरा गांधी है वो हमारे इशारों पर चले, जो हम बोल रहे हैं वो इंदिरा गांधी करे। लेकिन इंदिरा गांधी क्या चाहती थी, इंदिरा गांधी हमेशा अपनी मनमानी करती थी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच आपस में थोड़ा मनमुटाव सा रहता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो इंदिरा गांधी होती है उसके दो दुश्मन रहते हैं। एक तो जो उसके अगेंस्ट में रहते हैं वो हो जाते हैं, दूसरा जो सिंडिकेट वाले लोग होते हैं वो हो जाते हैं इंदिरा गांधी के दुश्मन। अब देखो जो विपक्षी दल है वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाती। क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि देखो अगर जब अलग अलग विचारधारा के जो लोग आएंगे तो क्या वो आपस में कभी उनकी सहमति हो पाएगी। आपस में एक दूसरे की जो विचारधारा है वो अलग अलग है, तो आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, विपक्षी दल तो हट गया, अब कांग्रेस बची थी। तो अब इंदिरा गांधी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, पहला उसका ये था कि जिस जिस जगह से वो हारी है उसे उस जगह से अपनी सीख बनानी है। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि ये जो सिंडिकेट है इसको हटाना है। तो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी होती है वो क्या कहती है, वो कहती है कि भाई अब मैं अपनी एक अलग विचारधारा अपनाऊंगी, अब मैं समाजवादी विचारधारा को अपनाऊंगी जिसमें जो सरकार होती है उसका सारा नियंत्रण होता है। तो इंदिरा गांधी ऐसा बोलती है, और वो क्या करती है, वो 1967 में 10 सूत्री चलाती है। मतलब क्या होता है 10 सूत्री का मतलब क्या होता है, 10 ऐसे नियम चलाती है गरीबों के लिए, जिसमें क्या करते हैं, मतलब अब समाजवादी पार्टी उसने अपना दी। समाजवाद में क्या होता है कि जो गरीब है उनको भी मतलब सबको बराबर बराबर मिलेगा, वहाँ पर कोई अमीर या गरीब नहीं होता, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो बैंक थे उस पर समाज का नियंत्रण कर दिया। पहले क्या था, बैंक जो था वो निजी हाथों में था, लेकिन अब क्या किया, समाज के हाथ में कर दिया। उसके बाद जो बीमा था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, और जो शहर थे मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना, खाद्यान्न, भूमि सुधार, गरीबों के लिए मतलब जो भी चीज़ थी सारे अपने हाथ में कर ली, राज्य के हाथ में कर ली। ठीक है, अब देखो असली जो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, जब जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है, वहाँ से जो कांग्रेस की जो असली लड़ाई है वो शुरू होती है। मतलब जो कांग्रेस जो बचती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो राष्ट्रपति झाकिर हुसैन होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा राष्ट्रपति। तो जो सिंडिकेट वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि एन संजीवा रेड्डी को वो अपनी तरफ से भेज देते हैं कि भाई अगला जो राष्ट्रपति है वो बनेगा एन संजीवा रेड्डी। अब देखो जो एन संजीवा रेड्डी होता है वो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अब ऐसे में इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी वीवी गिरी को कहती है कि भाई तुम अगले प्रधानमंत्री, तुम अगले राष्ट्रपति बन जाओ, तुम अपना नाम दो, तुम बन जाओ। ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी कई जगहों पर ये जो प्रीवी पर्स जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जो प्रीवी पर्स था उसे मना कर देती है। एक और बार मैं बता देती हूँ कि प्रीवी पर्स में क्या होता है। तो देखो ये जो प्रीवी पर्स होता है हमारा, इसमें क्या होता है,
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ यहाँ पे क्या थे, कुछ राजा रजवाड़े थे, तो इन लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे कि भाई अगर तुम हम में शामिल होगे तो हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें कुछ विशेष अधिकार देंगे। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी आती है वो इन सब चीज़ों को हटा देती है। तो इसके लिए उन्हें और लोगों से भी पूछना पड़ेगा, मतलब वहाँ के जो वित्त मंत्री है, जो उप प्रधानमंत्री है, उनसे पूछना पड़ेगा। और वो कौन रहते हैं, मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी के दुश्मन हुआ करते थे। तो भाई मोरारजी देसाई कहते हैं कि ये बात गलत है कि तुम प्रीवी पर्स को हटा रही हो। उन्होंने कहा कि जो राजा रजवाड़े थे उन लोगों ने हम पर भरोसा करके उन्होंने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा था ताकि हम उन्हें कुछ स्वायत्ता दे सके, कुछ विशेष अधिकार दे सके, लेकिन अब तुम इसे हटा रही हो तो ऐसा नहीं होगा। तो देखो इंदिरा गांधी तो नहीं मानने वाली थी, तो क्या हुआ, मोरारजी देसाई ने अपना जो वो उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के जो पद था उससे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं बनना उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रपति है कौन बनता है। तो यहाँ पर देखो कांग्रेस के एक नेता होते हैं एस निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा क्या करते हैं, एक व्हिप जारी करते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि सभी लोग किसको वोट देंगे, एन संजीवा रेड्डी को, ठीक है। तो सब लोग मान जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, बाद में इंदिरा गांधी एक और मीटिंग बुलाती है और उसमें जो इंदिरा गांधी के जो समर्थक होते हैं उनसे कहती है कि तुम सब लोग जो है वो वीवी गिरी को वोट देना। और अगले दिन क्या होते, चुनाव होने थे, अगले दिन सुबह जाती है इंदिरा गांधी और लोगों को कहती है कि तुम्हें जिसको मना है उसको वोट दो, तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो वीवी गिरी होते हैं ना वो जीत जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बाद में जो कांग्रेस होती है उसे पता चल जाता है, तो जो कांग्रेस होती है वो इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल देती है। तो अब यहाँ से जो कांग्रेस होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक तरफ होती है कांग्रेस ओ, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ होती है कांग्रेस रिक्वेश्चनिंग। इसे पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। रिक्वेश्चनिंग वाली जो होती है वो कौन सी होती है, वो इंदिरा गांधी की होती है। और जिसे सिंडिकेट हम कहते हैं, जो मतलब पुराने, जिसमें पुराने लोग थे जो पुरानी विचारधारा को मानते थे, उसमें वो कौन सी हो गई, कांग्रेस ओ। अब देखो ऐसा नहीं था, ये जो इंदिरा गांधी ने ये जो प्रीवी पर्स ख़त्म किया था ये बहुत आसानी से नहीं हुआ। इससे पहले भी बोला गया था कि भाई इस प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दो, लेकिन क्या हुआ, संविधान में जब भी इसकी बात होती थी, मतलब लोग इसके ऊपर सहमति नहीं करते थे, तो क्या होता था, ये नहीं बन पाता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो प्रधानमंत्री थी, तो उसने अपनी मर्जी से क्या करा, जो प्रीवी पर्स था उसे हटा दिया। उसके बाद अब जो हमारे इलेक्शन होने थे वो होने थे 1971 में। तो अब ये देखना था कि जो इलेक्शन है वो किन किन के बीच होता है, क्योंकि देखो अब जो इंदिरा गांधी थी वो अकेले पड़ गई थी, और जो कांग्रेस की जो पुरानी पार्टी थी और जो उसके जो विपक्षी दल थे वो सारे अब एक साथ हो गए थे। तो क्या होता है ऐसे में, जो इंदिरा गांधी होती है, जो हमने याद है उसमें पढ़ा था तमिलनाडु में जो डीएमके जो पार्टी बनती है वो इंदिरा गांधी के साथ आ जाते हैं। अब जो इंदिरा गांधी होती है ये क्या कहती है, ये कहती है कि भाई मैं गरीबों के लिए काम करूँगी। ये जो बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं इन्होंने अपने पास जो ज़मीनें रख रखी है, मैं इनसे ज़मीन लेकर गरीब लोगों को दूंगी जिनके वो असली मालिक है। ऐसी ऐसी बातें जो है वो इंदिरा गांधी करती है। और क्या करती है इंदिरा गांधी, 1970 में जो लोकसभा होती है वो भंग कर देती है। इससे क्या होता है, जो इलेक्शन पहले बाद में होने थे वो इलेक्शन पहले करवाए जाते हैं। अब जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, हर किसी को यही लग रहा होता है कि जो अब की बार कौन जीतेगा, कांग्रेस ओ जीतेगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो पुराने नेता है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। और उनके साथ देखो कौन कौन से लोग थे, जो विपक्षी दल था वो था, गैर साम्यवादी थे, जो गैर कांग्रेस थे, ये सारे एक साथ आ गए थे और इन्होंने क्या नाम बना दिया अपनी पार्टी का, ग्रैंड अलायंस। इसमें एसएसपी, पीएसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, क्रांति दल, ये सारे लोग एक साथ आ गए थे। और उधर अकेली जो इंदिरा गांधी थी वो अकेली थी।
और उसके साथ डीएमके पार्टी थी, ठीक है। तो अब देखना था कि कौन जीतता है। तो देखो, ये जो ग्रैंड अलायंस जो पार्टी थी, इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इनका बस एक ही उद्देश्य था, इंदिरा हटाओ, ठीक है। इनका बस एक ही नारा था, भाई इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय क्या कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ये इनका बस एक ही उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि मैं नहीं रहूं सत्ता में, लेकिन मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है गरीबी हटाओ। अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ तो मैं गरीबों की समस्याओं को सुलझाऊंगी। उसने कौन कौन सी बातें करी, उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में जो दलित लोग हैं मैं उनके लिए काम करूंगी, हमारे देश में जो आदिवासी लोग हैं मैं उनके लिए काम करूंगी, जो किसान हैं उनके लिए काम करूंगी, अल्पसंख्यकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, मैं सब गरीब लोगों के लिए काम करूंगी, ठीक है। तो देखो ऐसे में क्या होना था, ऐसे में भाई लोग इंदिरा गांधी को ही वोट देंगे, तो अगली जो चुनाव होते हैं उसमें कौन जीतती है, इंदिरा गांधी जीत जाती है। और जो ग्रैंड अलायंस होती है जिसमें इतनी सारी पार्टी मिली होती है, उन्हें 40 से भी कम सीट मिलती है। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि जो कांग्रेस, इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उसे कितनी सीट मिली। तो जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी उसे 375 सीट मिली और 48.4% उसे वोट मिले, ठीक है। और अगर वो कांग्रेस, अगर इंदिरा गांधी बस अपनी अपनी पार्टी का मिलाए तो 352 से वोट मिल गए थे और 44% वोट मिल गए थे और 352 सीटें उसे मिल गई थी, ठीक है। और अगर टोटल की बात करें, डीएमके पार्टी और इंदिरा गांधी की पार्टी को मिला के बात करें तो 375 इंदिरा गांधी को मिल गए थे। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस थी उन्हें केवल 16% वोट ही मिले थे, जबकि उसमें कितने सारे लोग थे, कांग्रेस की जो विपक्ष में पार्टी थी वो भी थी, ग्रैंड अलायंस भी थे, साम्यवाद भी थे, विपक्षी दल भी थे, गैर कांग्रेस नेता भी थे, मतलब इतने सारे लोग थे, फिर भी जो इंदिरा गांधी थी वो जीत जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब दोबारा से यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, वॉर हो जाता है। भारत, देखो यहाँ पर बात चल रही होती है कि एक अलग बांग्लादेश बनाओ, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो होती है वो पाकिस्तान से जीत जाती है वॉर में। तो अब लोगों के लिए इंदिरा गांधी के मन में और भी ज़्यादा अच्छी भावना आ जाती है। वो कहते हैं कि भाई एक औरत होके इसने इतने मतलब बड़े युद्ध को हरा दिया, तो लोग इसकी और ज़्यादा तारीफ करने लग जाते हैं, ठीक है। और 1972 में जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें दोबारा से इंदिरा गांधी जीत जाती है, ठीक है। और लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं इंदिरा गांधी को, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी अकेले थी फिर भी वो जीत गई, और ऊपर से इसने गरीबों के लिए काम करा। उसके बाद इसने जो बांग्लादेश नाम का एक नया राज्य बनाया। तो ऐसे में क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गए थे, ठीक है। अब जो कांग्रेस थी वो फिर से अपनी पावर में आने लगी थी। आपने शुरू में इस चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, इस चैप्टर का नाम क्या था कि इस चैप्टर का नाम था कांग्रेस और पुनर्स्थापना करके, इस चैप्टर का कुछ नाम था, जैसे कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो इस चैप्टर का मतलब मेन कंक्लूजन हमें यही मिल जाता है कि कैसे जो कांग्रेस होती है वो शुरू में हार जाती है, शुरू में जो राज्य से अपनी सारी सीटें हार जाती है, लेकिन क्या होता है आखिर में जो कांग्रेस होती है, भले ही उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जो दबदबा होता है या फिर जो ताकत होती है वो कांग्रेस की ही रहती है। और देखो अब की कांग्रेस में थोड़ा अंतर आ गया था। पहले की कांग्रेस क्या थी, पहले की कांग्रेस में हर तरह के लोग होते थे, जैसे वो लोग भी होते थे जो दलितों को मानते थे, वो लोग भी होते थे जो महिलाओं को मानते थे, वो लोग भी होते थे जो जमींदार को मानते थे। लेकिन अब क्या है, अब केवल ये गरीबों की पार्टी थी, गरीबों के लिए भला होता था। और मतलब अब एक जो कांग्रेस पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी हो गई थी। अब सरकार के हाथ में सारा नियंत्रण हो गया था। लेकिन इससे देखो, इससे अभी भी कुछ जो हमारा देश है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, और जो बाकी की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।